नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात करेंगे शक्ति की अवधारणा के संबंध में। क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत यह आवश्यक हो जाता है कि हमारे द्वारा मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए। और इस संबंध में यदि हम देखें तो जो सर्वप्रमुख तत्व हमारे सामने उभर कर आता है वो निश्चित रूप से शक्ति ही है। प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक विभिन्न विद्वानों के द्वारा शक्ति के महत्व को स्वीकार किया जाता रहा है। जैसे भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति, जो कि शक्ति का ही पर्याय है, को राजनीति का मूल आधार माना। वे देखते भी हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। पाश्चात्य जगत के संबंध में भी यही बात देखी जा सकती है। जैसे बेकर कहते हैं कि राजनीति शक्ति से अपृथक्कनीय है, और कैटलिन तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान ही मानते हैं। शक्ति का अध्ययन करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि इस संबंध में जो मिथ्या विचार प्रचलित हैं, जैसे लॉर्ड एक्टन का कथन है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है, तो समाज में जो शक्ति को लेकर दुर्भावना है उसको हटाया जा सके। क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि शक्ति तो सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है, और शक्ति के बिना किसी भी प्रकार की व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। केवल शक्ति की अति या शक्ति के दुरुपयोग को ही हम भ्रष्टाचार से जोड़ सकते हैं। शक्ति की अवधारणा का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है। विद्वानों ने शक्ति को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे रॉबर्ट बायस्टर्ड कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वहीं मैकियावेली कहते हैं कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से है। ऑर्गनसीकी का कहना है कि शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। कैप्लान और साइमन ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। उनके मतानुसार शक्ति का उपयोग करते हुए दूसरों की नीति और कार्यों को प्रभावित किया जाता है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में ही यह सत्य होता है, सभी परिस्थितियों में नहीं। शक्ति और प्रभाव एक ही व्यक्ति में पाए जा सकते हैं, और अलग अलग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह में भी ये स्थित हो सकते हैं। शक्ति मानव जीवन का एक सरल तत्व होने के स्थान पर जटिल तत्व है, और मैकियावेली के अनुसार एक बहुपक्षीय तत्व भी है। निष्कर्षतः हम राजनीतिक शक्ति के संबंध में 3 बातें अवश्य कह सकते हैं कि पहला, राजनीतिक शक्ति धारण करने वालों में उच्च और अधीनस्थ का संबंध प्रकट होना स्वाभाविक है। दूसरा, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंतोगत्वा सामान्य जनता पर ही होता है, और इसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात माननी होती है। और तीसरा, राजनीतिक शक्ति हमेशा मनोवैज्ञानिक संबंध को प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध को। शक्ति को सामान्यतः बल, प्रभाव और सत्ता का पर्यायवाची मान लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रह अवश्य सकता है, परंतु वह अलग है। शक्ति अप्रकट है, जबकि बल प्रकट तत्व है। रॉबर्ट बायस्टर्ड जैसा कि कहते हैं कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि वास्तविक उसका प्रयोग। दूसरा, शक्ति और प्रभाव भी समान नहीं है। शक्ति और प्रभाव दोनों ही बौद्धिक हैं, संबंधात्मक हैं, एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। दोनों औचित्यपूर्ण हो जाने के पश्चात प्रभावशाली होते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को, परंतु इनमें कुछ असमानताएं भी है। जैसे शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे कठोर भौतिक बल और प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जबकि प्रभाव अनुनयात्मक होता है, स्वेच्छापूर्ण होता है और मनोवैज्ञानिक होता है, और हमेशा प्रभावित होने वाले व्यक्ति के पास में उसके अनेक विकल्प भी मौजूद होते हैं। शक्ति प्राय शक्तिधारक के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में रहती है, जबकि प्रभाव संबंधात्मक होता है और उसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति या स्वीकृति होती है। शक्ति अप्रजातंत्रात्मक मानी जा सकती है, जबकि प्रभाव प्रजातंत्रात्मक माना जाता है। इसी प्रकार सत्ता और शक्ति में भी भेद होता है।
शक्ति असंस्थाकृत, असाधनात्मक, परिस्थितिजन्य और अनिश्चित होती है, जबकि सत्ता संस्थायीकृत होने के कारण अपने विषय क्षेत्र और प्रकृति से निश्चित होती है और उसके निर्देशों को बाध्यकारी मानकर उसका पालन किया जाता है। सत्ता निश्चित होती है, स्पष्ट होती है, प्रकट होती है, इसीलिए इसका विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों, संस्थाओं और समूह को प्रत्यायोजन भी किया जा सकता है। शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता और निश्चितता का बिल्कुल अभाव होता है। हम शक्ति के स्रोत पे बात करेंगे। यद्यपि शक्ति के जो कितने स्रोत हैं, इनकी पूरी सूची सम देना संभव नहीं है, क्योंकि विचारों में, संबंध में बहुत मतभेद हैं, किंतु कुछ मुख्य स्रोत का हम इस प्रकार बता सकते हैं। जैसे ज्ञान, शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रतिबंधित करने और मिलाने की योग्यता भी रखता है। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सहन शक्ति, अपने आप को व्यक्त करने की शक्ति आदि विभिन्न तो शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। दूसरा, प्राप्तियाँ। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले कई बाहरी तत्व भी होते हैं, जिनमें प्राप्तियाँ सर्वाधिक प्रमुख है। साधारण बोलचाल में इसे ही हम आर्थिक शक्ति का नाम भी कह दिया जा सकता है। प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व, सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त उसकी स्थिति क्या है, स्तर आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। ये भी शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन ना तो ये एकमात्र स्रोत है और न ही निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत है। कई बार बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। तीसरा एक महत्वपूर्ण स्रोत है संगठन। संगठन भी अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत है कि संगठन ही शक्ति है। विभिन्न प्रतिद्वंदितापूर्ण इकाइयाँ आपस में मिलाकर संघ बना लेती है तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आधुनिक युग में हम देखते हैं कि मजदूर संघ, व्यापारिक संघ इसके उदाहरण भी हैं। और शक्ति की दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो सबसे बड़ा संघ स्पष्ट राज्य ही है। एक अन्य स्रोत है आकार। अनेक बार आकार को भी शक्ति का परिचायक माना जाता है और ये माना जाता है कि एक संगठन जितना आकार में बड़ा होगा उतनी अधिक उसकी शक्ति है। आकार के साथ यदि संगठन का मेल हो तो ऐसा होता है, लेकिन परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों में ऐसा नहीं भी होता। कई बार ऐसा होता है कि बड़ा आकार किसी संगठन को उलझा देता है और असंतुलित बना देता है। तो आधार के रूप में विश्वास का भी पर्याप्त महत्व है। साथ ही शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता भी होती है। इस प्रकार शक्ति के विभिन्न स्रोत हैं। शक्ति के विभिन्न प्रकार होते हैं। व्यवहार में परिवर्तन की धारणा के अनुसार शक्ति 3 प्रकार की हो सकती है: बल, प्रभुत्व और चातुर्य। मैक्स वेबर केवल औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करते हैं और उससे वे सत्ता कहते हैं। वेबर ने औचित्यपूर्ण शक्ति के भी 3 रूप बताए हैं: कानूनी और वैधानिक, परंपरागत और करिश्मावादी। इसी तरह वायस्टर्ड ने भी शक्ति के अनेक आधारों पर कई प्रकार बताए हैं। जैसे दृश्यता के आधार पर शक्ति दृश्य या प्रकट हो सकती है। दमन की दृष्टि से दमनात्मक और अदमनात्मक होती है। औपचारिकता की दृष्टि से औपचारिक हो सकती है या अनौपचारिक हो सकती है। प्रयोग की दृष्टि से देखें तो शक्ति का प्रयोग स्वयं धारक दिया द्वारा किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष और अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त तो अप्रत्यक्ष कहा जा सकता है। इसी प्रकार शक्ति को प्रवाह या दिशा की दृष्टि से भी एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय बताया जाता है। केंद्रीकरण के दृष्टिकोण से देखें तो केंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत और विस्तृत हो सकती है। जैसे केंद्रीकृत में केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। विकेंद्रित होने पर शक्तियाँ अनेक अधीनस्थ निकायों को स्वायत्त और अर्धस्वायत्त आधार पर प्रदान की जाती है। विस्तृत शक्ति का स्वरूप बिखरा हुआ, अस्पष्ट होता है। क्षेत्रीयता के आधार पर यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय और भूखंड विशेष से संबंधित हो सकती है। शक्ति की मात्रा एवं प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न राज्यों को महान, मध्यम और निम्न शक्तियाँ कहा जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो शक्ति का कोई निश्चित या कुछ निश्चित प्रकार हम नहीं बता सकते। शक्ति के विभिन्न प्रकार हैं। शक्ति का प्रयोग साधनों के आधार पर किया जाता है, जैसे पुरस्कार, दंड, आर्थिक लाभ देना या रोकना आदि। इन साधनों की मात्रा और प्रकार देश, काल तथा संस्कृति विशेष के अनुसार परिवर्तित भी होते हैं। समय के अनुसार कभी भी किसी भी साधन को शक्ति के संबंध में अपनाया जाता है, किंतु हमेशा शक्ति का प्रयोग स्वच्छंद नहीं होता। उसके ऊपर हमेशा प्रतिबंध या सीमाएं होती हैं और ये सीमाएं अनेक बातों से संबंधित होती हैं, जैसे इतिहास और परंपराएं, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके, राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म, नैतिकता या समूह का दबाव आदि। साथ ही शक्ति की सीमाएं प्रयोगकर्ता के लक्ष्य और उद्देश्यों, उसकी क्षमता, पारस्परिक संबंध, प्रतियोगिता, कार्य पद्धतियों और वातावरण संबंधी अनेक कारणों से भी उत्पन्न होती हैं। राजनीति विज्ञान के संबंध में शक्ति का अध्ययन किया जाए तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ही एक प्रमुख उद्देश्य यह जानना होता है कि शक्ति किसके हाथ में है और उसका प्रयोग
किस प्रकार किया जा रहा है। इसी कारण वर्तमान समय में राजनीतिक विचारक राज्य के विचार को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा शक्ति की धारणा व्यक्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। वस्तुतः शक्ति ही राजनीतिक अनुसंधान करते हैं और इसका स्पष्ट लाभ यह है कि इसके द्वारा दूसरों को प्रभावित करने वाली क्रिया को समझा जा सकता है। में यद्यपि शक्ति की धारणा का उतना महत्व नहीं था या शक्ति की धारणा को असीमित या निरंकुश शक्ति से संबंध समझा जाता था, परंतु वर्तमान समय में शक्ति की धारणा का पर्याप्त महत्व है और इसने लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। जॉर्ज कार्टीन और हैरोल्ड डी लासवेल ने इस धारणा को विस्तार से विचार व्यक्त किए हैं। लासवेल वर्तमान युग के सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली शक्ति के शोधकर्ता माने जाते हैं। इन दोनों के विचारों पर बात करेंगे। जॉर्ज कैटलिन के विचारों पर बात करते हैं कि राजनीति शास्त्र में जॉर्ज कैटलिन वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया। जॉर्ज कैटलिन ने शक्ति को राजनीतिक जीवन का प्राथमिक तत्व माना। कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा होती है और यही इच्छा उसके समस्त कार्यों का आधार है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है और व्यक्ति जब इस दिशा में कार्य करता है तभी शक्ति या संघर्ष के तत्व का उदय होता है। शक्ति का अध्ययन पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं करता कि सरकार समाज को किस प्रकार नियंत्रित करती है, और इसके द्वारा इस व्यापक समस्या पर विचार किया जाता है कि एक व्यक्ति या समूह दूसरों की इच्छाओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कैटलिन के शब्दों में यदि हम कहें तो इच्छाओं के संघर्ष को राजनीति विज्ञान का आधार बनाया जाए तो राजनीति विज्ञान की शेष विषय वस्तु स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। साथ ही इस संबंध में लासवेल के विचारों का अध्ययन करें तो देखेंगे हम कि शक्ति की अवधारणा का सबसे विस्तृत विश्लेषण हमें लासवेल कैप्लॉन की रचनाओं में मिलता है। लासवेल ने कैटलिन से व्यापक रूप से शक्ति को समझा। लासवेल का विचार है कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से शक्ति प्रक्रिया नहीं है, वरन यह समाज के मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं मूल्य दोनों का ही अध्ययन किया जाना ही चाहिए और दोनों की परस्पर निर्भरता को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के पास जो शक्ति है उसका स्रोत क्या है। साथ ही ये पुस्तक उन साधनों का भी वर्णन करती है जिनके माध्यम से उच्च वर्ग के लोग शक्ति के पद पर पहुंचते हैं, कायम रखते हैं और अपनी सुरक्षा और आदर को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक आलोचक लासवेल की इस धारणा को संकीर्ण मानते हैं क्योंकि इसके आधार पर लासवेल ने राजनीति विज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को शक्ति के लिए संघर्ष मान लिया है। बाद में लासवेल की एक और पुस्तक पावर एंड सोसाइटी भी प्रकाशित हुई जिसमें उन्होंने मूल्यों के वितरण को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्ति राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है और वर्तमान संदर्भों में यह अति महत्वपूर्ण अवधारणा बनकर उभरी है। धन्यवाद।